Hello students of class 7, so let us get back to the chapter that we were reading. So now we are going to start talking about the thermosphere. देखो मेसोस्फेयर के अंत वाला जो मेसोस्फेयर कहाँ पे आके ख़त्म होता है। मेसोस्फेयर का जो अपर लेयर है दैट इज कॉल्ड मेसोपॉज। मेसोपॉज के बाद जो एटमॉस्फेयर की चौथा लेयर शुरू होती है, फोर्थ लेयर, दैट इज कॉल्ड द थर्मोस्फेयर और आयनोस्फेयर। ये थर्मोस्फेयर या आयनोस्फेयर जो है ये कुल करीबन 450 अर्थ की धरती का जो सरफेस है, धरती का सरफेस से ये 80 किलोमीटर से शुरू होती है और अबाउट 450 किलोमीटर तक ये एक्सटेंड करता है। ओके, तो यहाँ पर देखो ये लेयर में क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर के जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एयर के जो जितने डिफरेंट गैसेस होते हैं, तो आयनोस्फेयर के अंदर जो एयर के गैसेस है, वो गैसेस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होती है, वो मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में, इन पार्टिकल्स का नाम है आयॉन्स, और छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं और वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है, उनमें इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। इसीलिए देखो ये जो हम रेडियो सुनते हैं, टीवी सिग्नल देखते हैं, ये कैसे देखते हैं? देखो ये होता यूँ है कि ये कुछ ऐसा होता है कि जहाँ से ये रेडियो या टीवी प्रोग्राम टेलीकास्ट होता है वहाँ पे बड़े बड़े सैटेलाइट हैं। ये सैटेलाइट्स क्या करते हैं, इन टीवी प्रोग्राम्स को, रेडियो सिग्नल्स जो है वो एयर में ट्रांसमिट करता है। फिर एयर में देखो ये आयनोस्फेयर में पहुँचता है। आयनोस्फेयर में पहुँच के आयनोस्फेयर के अंदर या थर्मोस्फेयर के अंदर जो छोटे छोटे गैसेस के मॉलिक्यूल्स टूट के जो इलेक्ट्रिकल आयंस बन जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज्ड आयंस बन जाते हैं, ये आयंस ये रेडियो सिग्नल्स को और ऊपर जाने नहीं देते, ये इनको रिफ्लेक्ट करके दोबारा धरती में फेंक देते हैं। तो धरती के ऊपर जहाँ जो और कुछ एंटीने होते हैं जो इन रिफ्लेक्ट किया हुआ सिग्नल्स को पकड़ के हमारी घर तक पहुँचा देते हैं। ओके, तो देखो अगर आयनोस्फीयर नहीं होता, अगर थर्मोस्फीयर नहीं होता, तो अर्थ के ऊपर हमें रेडियो सिग्नल्स भेजना नामुमकिन होता। तो रेडियो सिग्नल्स हम भेज सकते हैं बिकॉज ऑफ द आयंस, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आयंस इन द थर्मोस्फेयर। इसीलिए थर्मोस्फेयर को आयनोस्फेयर भी कहा जाता है, इसीलिए थर्मोस्फेयर इज ऑल्सो कॉल्ड आयनोस्फेयर। तो चूंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल टूट जाते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स और एटम्स यहाँ पे बहुत कम होते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स टूट के एटम्स और एटम्स टूट के आयन बन जाते हैं। तो इसीलिए ये जो एक मिनट, एज देयर आर हाँ, तो चूंकि देखो यहाँ पर चूंकि मॉलिक्यूल्स और एटम्स अब नहीं रहते, सिर्फ आयंस होते हैं। ये आयंस क्या करते हैं, बिकॉज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ आयंस, ये आयंस, हर आयन, एवरी आयन अगर थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी, थोड़ा थोड़ा सूरज का धूप को भी अब्जॉर्ब कर लेगा, फिर भी इस जगह इस लेयर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए एटमॉस्फेयर के जितने सारे लेयर्स हैं उनमें सबसे हॉटेस्ट लेयर, सबसे गर्म लेयर आयनोस्फीयर या थर्मोस्फीयर ही होता है। देखो मॉलिक्यूल्स टूट के, यहाँ पर गैसेस के मॉलिक्यूल्स टूट के एटम बन जाते हैं और एटम्स टूट के आयंस बन जाते हैं। सो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ आयंस हियर। तो इतने आयंस बन जाते हैं कि हर एक आयन थोड़ा थोड़ा करके सोलर लाइट, सूरज का हीट को एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट का हीट को एब्जॉर्ब करता है, फिर भी ये जगह बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। इसीलिए ये जो लेयर है थर्मोस्फीयर या आयनोस्फीयर, ये धरती, ये एटमॉस्फेयर की सारे लेयर्स के अंदर सबसे ज़्यादा हॉट ये लेयर है। ठीक है, यहाँ का एवरेज टेम्परेचर जो है वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ का एवरेज टेम्परेचर पहुँच सकता है। तो देखो आयनोस्फीयर के बाद जो एटमॉस्फेयर की सबसे लास्ट लेयर है, सबसे ऊंचा लेयर जो एटमॉस्फेयर की है, उसका नाम है एक्सोस्फीयर। ओके, ये एक्सोस्फीयर धरती के ऊपर से 450 किलोमीटर से शुरू होकर
1,500 किलोमीटर, मतलब करीबन 1,000 किलोमीटर इसकी गहराई है। ठीक है, इस एग्जॉस्फेयर के बाद धीरे धीरे एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है और महाकाश से वो मिल जाता है। देखो, तो अब देखो, यहां पर एक्सॉस्फेयर में जो एयर है वो बड़ा पतला है। एक्सॉस्फेयर का एयर बड़ा रेयरिफाइड है, बड़ा पतला है। ठीक है, और यहां पे ज़्यादातर हाइड्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन गैस ही मिलते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कम मात्रा में, बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में। अब हम लोग आते हैं कि हमारी जीवन में एटमॉस्फेयर की इम्पोर्टेंस, एटमॉस्फेयर की अहमियत क्या है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर इन आवर लाइव्स। ठीक है, अब हम इसकी डिस्कशन करते हैं। देखो, सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो एटमॉस्फेयर इसलिए है क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन होती है और इंसान सहित सारे जो जीव जंतु है सबके रेस्पिरेशन, मतलब सांस लेने के लिए हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जानवर, इंसान सहित दूसरे जानवर जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है उससे पौधा जीता है, क्योंकि प्लांट्स ब्रीद इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो, ये एटमॉस्फेयर नहीं होता अर्थ के चारों तरफ तो ऑक्सीजन नहीं होता, तो ऑक्सीजन नहीं होता तो पौधा सहित, इंसान सहित कोई भी जीव जंतु का धरती में टिकना संभव नहीं होता। इसके बाद देखो, ये जो ट्रोपोस्फियर, जो एटमॉस्फेयर के सबसे नीचे वाला हिस्सा है, वहीं पर वाटर वेपर होता है। वाटर वेपर होता है तब बादल बनता है, और प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश होता है, बर्फ़ गिरता है, तो तब हमें क्या मिलता है, पानी मिलता है, और बिना पानी का भी हम जी नहीं पाते। उसके बाद देखो, जो ओजोन लेयर, मतलब स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जो ओजोन लेयर है वो अल्ट्रावायलेट रेस को, सूरज के अंदर जो अल्ट्रावायलेट रेज है उसको धरती तक पहुंचने नहीं देता। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता और ओजोन लेयर और ओजोन गैस, अल्ट्रावायलेट रे अगर धरती तक पहुंचता तब भी धरती में जिंदगी का होना नामुमकिन होता। उसके बाद देखो, ये जो सूरज की धूप धरती तक पहुंचती है, सूरज की धूप धरती तक पहुंचने के वजह से द अर्थ गेट्स हीटेड अप ड्यूरिंग द डे टाइम। दिन में धरती गर्म होती है और रात को दोबारा क्या होता है, अर्थ, दिन में जो अर्थ गर्म होता है, जो हीट को अर्थ एब्जॉर्व करता है, रात को उसको रेडिएट बैक करता है, मतलब रात को धरती वो गर्मी को छोड़ देता है। ये गर्मी जो रात को धरती छोड़ देती है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो बादल है, जो धूल के कणा है, जो गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जो गैसेस है, वो रात की वक्त धरती के द्वारा छोड़ा गया जो हीट है काफ़ी हद तक उसे एब्जॉर्व करता है। तो एब्जॉर्व करने से क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या है, देखो, जैसे मैं चैप्टर की शुरुआत में बोला जब ट्रोपोस्फेयर पर आ रहा था कि रात के वक्त जब धूप नहीं रहता, सूरज नहीं होती, तो अर्थ क्या करता है, दिन के वक्त अर्थ जो गर्मी को एब्जॉर्व करता है, रात के वक्त पूरा का पूरा उस गर्मी को छोड़ देता है, वो गर्मी महाकाश में वापस चला जाता है। धरती बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। इतना ठंडा धरती हो जाएगा, अगर जाता धरती, तो ये धरती जीने लायक, उतनी ठंडे में जीने लायक धरती नहीं होता। लेकिन जो एटमॉस्फेयर की वजह से, एटमॉस्फेयर में जो बादल है, धूल के कणा है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे जो गैस है, ये गैस रात के वक्त क्या करते हैं, अर्थ के द्वारा छोड़ा गया हीट को काफ़ी हद तक वो एब्जॉर्व कर लेता है, वो बाहर जाने नहीं देता, तो वो अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको बरकरार रखता है। ये गैसेस जिनको, जो धरती के तापमान को मेंटेन करता है, धरती रात के वक्त धरती के द्वारा छोड़ा गया सारा हीट को बाहर न जाने देना, मतलब बाहर वो जाने नहीं देकर, बाहर जाने नहीं देकर, वो जो रात को भी धरती की टेम्परेचर को मेंटेन करता है, इन गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। तो ये अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो ग्रीन हाउस गैसेस भी नहीं होते, ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होते तो इतना ठंडा रात को धरती हो जाता कि धरती में इंसान का टिकना, इंसान का रहना नामुमकिन हो जाता। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर इन ह्यूमन लाइफ। इसके साथ साथ देखो, जैसे कि तुमने पढ़ा है कि
मेसोस्फेयर में आके सारे मिटियोर्स, धरती की तरफ जो मिटियोर्स आते हैं, हिंदी में इनको उल्का खंड, उल्का पिंड कहते हैं, ये मिटियोर्स सारे मेसोस्फेयर में आके जल के राख हो जाते हैं। ऐसा अगर ना होता तो निरंतर धरती के ऊपर मिटियोर्स का बरसात होने लगता, बर्बादी, तबाही मच जाता और ज़िंदगी का होना नामुमकिन हो जाता। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर इन आवर लाइफ। नाउ लेट अस रीड अबाउट, अब हम लोग जानते हैं व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। देखो, जैसे कि तुम लोगों को मैंने अभी बोला हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे कई गैसेस होते हैं, जो गैसेस क्या करते हैं, धरती से रात के वक्त निकलता हुआ जो हीट है, उस हीट को ये गैसेस एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब इनको बाहर जाने नहीं देते। इसके वजह से रात को एयर का टेम्परेचर मेंटेन होता है। रात को एयर टेम्परेचर उतना ज़्यादा गिरता नहीं है जितना गिरने पर ज़िंदगी का होना धरती पर नामुमकिन हो जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य, देखो कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली इंसान हमारे कारखानों से, हमारे गाड़ियों से, हमारे एसी से, टीवी से, हमारी रेफ्रिजरेटर से, फ्रिज से, इनसे इतना ज़्यादा आजकल कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और इनफैक्ट वाटर वेपर जो है, वाष्प, ये भी एक तरह का ग्रीन हाउस गैस ही है। तो देखो ज़्यादातर ये ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, फिर देखो मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारे जो गैसेस है प्रदूषण के वजह से, कारखाने के धुएं से, गाड़ी के धुएं से, ये सारे गैसेस इतना बढ़ते जा रहा है एटमॉस्फेयर में, ज़रूरत से काफ़ी ज़्यादा वो एटमॉस्फेयर में बढ़ते जा रहा है। इसके वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से ये गैसेस जब ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है, वो सन की लाइट को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है। तो सन की लाइट को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की वजह से धरती का जो टेम्परेचर है, एवरेज जो हमारी तापमान है, वो तापमान भी बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। देखो, तापमान अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसका भी बहुत बुरा असर धरती पर पड़ेगा। इसके अलावा देखो, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC गैसेस है, ये गैसेस क्या कर रहे हैं, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जो ओजोन लेयर है, उस ओजोन लेयर को बर्बाद कर रहा है। इससे क्या हो रहा है, ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रे धरती तक पहुंच रहा है और धरती के एटमॉस्फेयर को और भी गर्म कर रहा है। तो धीरे धीरे धरती की तापमान जो बढ़ रहा है, धीरे धीरे धरती का एवरेज टेम्परेचर जो रोज बरोज बढ़ रहा है, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ये ग्लोबल वार्मिंग, जैसे मैंने बोला कि ग्लोबल वार्मिंग इंसान के लिए बहुत बुरा होता है, तो अब देखो हम लोग पढ़ते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से होता है। सबसे पहला वजह है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल का मतलब है कोयला, पेट्रोलियम, ऑयल, दीज आर फॉसिल फ्यूल्स। ये कोयला, पेट्रोलियम, इनको जब हम बहुत ज़्यादा जलाते हैं तो इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, ठीक है। तो कार्बन, देखो जब हम कोयला, कोल, पेट्रोलियम, इनको जब हम भारी मात्रा में जलाते हैं, देखो कारखाने में, फिर विद्युत जहाँ पे उत्पन्न होती है ना, वहाँ पे कोयला जलाकर ही ज़्यादातर विद्युत की, इलेक्ट्रिसिटी की, पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये सब जगह में फिर देखो पेट्रोल से व्हीकल, गाड़ी चलती है, तो गाड़ी से जो धुआं निकलती है, ये सब के वजह से हमारी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जितना ज़्यादा ये गैस बढ़ेगा, उतना ही ये गैस क्या करेगा, सूरज की धूप को, गर्मी को एब्जॉर्ब करेगा और हमारी एयर टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। देखो, ये ऑलरेडी हमने बता दिया कि कारखाने जो है वो सिर्फ कोयला, पेट्रोलियम वो जलाते ही नहीं है, इसके अलावा वो कई सारे हार्मफुल गैसेस को वो छोड़ते भी है, जिनमें नाइट्रोजन है, सल्फर है, मीथेन है। ये सब गैसेस भी धरती को बहुत जल्दी प्रदूषित कर रहा है, ठीक है। तो जैसे देखो हमारी शहर बहुत जल्दी शहर बड़े हो रहे हैं, ज़्यादा लोग रहने आ रहे हैं, ज़्यादा गाड़ियाँ चल रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कारखाने आज लग रहा है, तो कारखानों से बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है। तो ज़्यादा गाड़ी, ज़्यादा कारखाने की वजह से जो ज़्यादा धुआं निकल रहा है,
और ज़्यादा धुएं के वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर, नाइट्रोजन जैसे जो गैसेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा एटमॉस्फेयर में आ रहा है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, धरती का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। साथ ही साथ देखो आजकल दूध के वजह से वी नीड मिल्क, मोर पीपल नीड मोर मिल्क, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग गोट, शीप, बफेलो इस जैसे जानवरों को हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पाल रहे हैं, और ये जानवर जो है ये भी ग्लोबल वार्मिंग का वजह बनता है, ये जानवर भी ग्लोबल वार्मिंग का वजह बन रहा है। क्योंकि ये जानवर जब अपने खाने को डाइजेस्ट करते हैं, खाने को खाते हैं, तो उनकी पेट से मीथेन गैस निकलता है, उनका स्टमक से मीथेन गैस निकलता है। तो जितना मीथेन गैस, फिर वो जब डंग छोड़ते हैं, गोबर छोड़ते हैं, ये गोबर से भी मीथेन गैस निकलता है। तो जितने ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम एक्सेसिव क्वांटिटी में गाय, बकरी, बफेलो ये सबको हम पालते जाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे ये मीथेन जैसा गैस एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग होगा। इसके साथ साथ देखो ये खेती बाड़ी करने के लिए या हमारी जानवरों को घास खिलाने का ज़मीन दिलाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम भारी संख्या में फॉरेस्ट, जंगलों को हम काट रहे हैं और खेती को बढ़ा रहे हैं, हम जानवरों को ज़्यादा पाल रहे हैं। इसके वजह से जो नेचर का एक बैलेंस होती है, एक एटमॉस्फेयर की नेचर की संतुलन होती है, उसको हम बिगाड़ रहे हैं। ज़्यादा मीथेन गैस प्रोड्यूस होने में हम लोग मदद कर रहे हैं, और मीथेन गैस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा मीथेन गैस भी सन की गर्मी को एब्जॉर्ब करके एवरेज हमारी जो टेम्परेचर है उसको बढ़ा रहा है और ग्रीन हाउस गैस की काम कर रहा है। इसके साथ साथ देखो खेती बाड़ी के समय हम ज़्यादा फसल उगाने के लिए नाइट्रोजन को खेत की ज़मीन में नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र के तौर पर हम अपने खेतों में नाइट्रोजन दे रहे हैं। इनमें से कुछ नाइट्रोजन ऑक्साइड बनकर, जो खेत में नाइट्रोजन का फर्टिलाइज़र दिया जाता है तो उसमें कुछ नाइट्रोजन ऑक्साइड बनकर एयर में आ जाता है, और इस तरह से वो नाइट्रोजन ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस का काम करता है। इस तरह से दीज आर ऑल रीजंस और कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग होता है, ग्रीन हाउस गैसेज मेनली क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है, फॉसिल फ्यूल बनाने से आता है, जलाने से आता है, गाड़ी ट्रांसपोर्टेशन, गाड़ी की धुएं से आता है, जंगल काटने से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि पेड़ क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ऑक्सीजन छोड़ता है। जब हम पेड़ काट देंगे तो जानवरों के द्वारा छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए पेड़ अगर कम हो जाएगा तो नेचुरली एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा। मीथेन कहाँ से आता है, मीथेन जो दलदली ज़मीन होती है, भीगे ज़मीन होता है, वहाँ से आता है। गाय बकरी, लाइफ स्टॉक, गाय बकरी, सांड, ये सब से आता है। जो हम लोग घर के कचरा बाहर फेंकते हैं उससे आते हैं, और चावल के खेत से भी, चावल का पौधा से भी मीथेन गैस निकलता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो हम लोग नाइट्रोजन का फर्टिलाइज़र खेत में यूज़ करते हैं, या फॉसिल फ्यूल जलाने से भी नाइट्रोजन ऑक्साइड आता है। ओके, अब देखो, और CFC कहाँ से आता है, फ्रिज, AC, ये सबसे CFC निकलता है। ग्लोबल वार्मिंग की और एक वजह है डिफॉरेस्टेशन। देखो जब हम पेड़ पौधे, आजकल देखो इंसान की संख्या बढ़ रहा है, तो हम लोग खेती बाड़ी को का ज़मीन बढ़ाने के लिए, इंसान के रहने की घर बार सेटलमेंट, घर बार बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को काट रहे हैं। सारे जो इंसान हैं और जीव जंतु है, हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, और पेड़ पौधा क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ता है। अब अगर हम जंगलों को काटने लगेंगे तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के लिए पेड़ पौधा घट जाएगा, तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बन जाएगा, और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा तो नेचुरली उससे जो ग्लोबल वार्मिंग है, धरती की तापमान बढ़ने की जो प्रक्रिया चल रही है वो तेज़ हो जाएगा। देखो ग्लोबल वार्मिंग का जो नतीजे होते हैं वो भी बड़े खतरनाक होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, देखो जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, व्हेन देयर इज़ हायर टेम्परेचर, तो इवापोरेशन भी ज़्यादा, इवापोरेशन मतलब समुंदर, नदी, तालाब, झील के पानी जो वाष्प बन जाता है वो ज़्यादा होगा। तो वो अच्छा, ज़मीन के अंदर भी क्या होता है, ऑन द सॉइल ऑल्सो, ज़मीन के अंदर भी वाटर वेपर होता है, पानी होता है। ज़मीन भी जब देखो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा
गर्मी ज़्यादा बढ़ जाएगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, तो हमारे ज़मीन जो है वो ज़्यादा सूख जाएगा। जो झील है, तालाब है, उनके पानी भी ज़्यादा तेज़ सूख जाने लगेंगे। तो ज़मीन सूख जाएगा, झील, तालाब, नदियाँ सूख जाएंगे, तो इससे क्या होगा, क्रॉप प्रोडक्शन, खेती बाड़ी करना नामुमकिन हो जाएगा। और इससे देखो सूखा ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है, ज़्यादा सूखा पड़ेगा। सूखा ज़्यादा पड़ेगा, ड्रॉट मतलब सूखा ज़्यादा पड़ेगा, पानी की कमी से जब फसल नहीं होती है, दैट इज़ कॉल्ड सूखा पड़ना। सूखा ज़्यादा पड़ेगा तो इंसान के खाने की कमी हो जाएगी, है कि नहीं। उसके बाद देखो इंसान के पास खाने की कमी हो जाएगा। उसके बाद देखो समर की मौसम में देयर विल बी हीट वेव्स, मतलब गर्मी ज़्यादा हो जाएगा। गर्मी अगर ज़्यादा हो जाए तो इससे इंसान को हीट स्ट्रोक होगा और कई सारे इंसान की मौत हो सकती है। इसके साथ साथ देखो जब हीट ज़्यादा होगा तो मलेरिया, डेंगू जैसे बीमारी ज़्यादा बढ़ेगा। ओके, इसके बाद देखो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जंगलों में आग, फॉरेस्ट फायर्स ज़्यादा होंगे तो जंगल बर्बाद होगा। साइक्लोन, हरिकेन, ये सब भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब जो तूफ़ान आता है, ये दुनिया भर में तूफ़ान ज़्यादा आएगा। और बरसात कब होगा कब नहीं होगा इसकी कोई ठीक नहीं रहेगा, क्लाइमेट में चेंज हो जाएगा। तो अगर बरसात कब आएगा कब जाएगा ये सब ठीक नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली हमारी खेती बाड़ी भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसके अलावा देखो पहाड़ के ऊपर जो ग्लेशियर्स होते हैं, मतलब बर्फ़ के चद्दर जो पहाड़ पे होते हैं, हमारी नॉर्थ पोल, आर्कटिक मतलब नॉर्थ पोल, और अंटार्कटिक मतलब साउथ पोल में जो ढका बर्फ़ पड़ा है, गर्मी के वजह से ये बर्फ़ पिघलने लगेंगे। ये बर्फ़ पिघलने लगेंगे तो समुंदर का जो लेयर है वो लेयर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो समुंदरों का लेयर अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, समुंदर का पानी का जो लेवल है वो बढ़ेगा। तो समुंदर के किनारे जो द्वीप है, जिन द्वीप के हाइट ज़्यादा नहीं है, समुंदर के किनारे वाले जो नीचे हिस्से हैं वो धीरे धीरे समुंदर की पानी की तले डूबने लगेंगे। देखो गंगा जैसा नदी जहाँ पर समुंदर का पानी घुस आता है, ऐसे नदियों में भी समुंदर का पानी ज़्यादा घुस आने पर ये नदियों की जो रिवर बैंक है, नदियों के जो किनारे हैं, इन किनारों में नदियों में भी पानी ज़्यादा आ जाने की वजह से अक्सर नदियों में बाढ़ आएगा और इंसान की काफ़ी नुकसान होगा। देखो ऐसा कहा जाता है कि धूप अर्थ की ज़्यादा बढ़ने पर, ठीक है, कम से कम 10 लाख जानवर धरती से हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएंगे। क्योंकि जिस माहौल में वो रहते हैं, हीट बढ़ने पर उनका माहौल में या उनका हैबिटेट में, मतलब नेचुरली ये जानवर जो जगहों पर रहते हैं वो जगहों का संतुलन बिगड़ जाएगा, वो जगह बर्बाद हो जाएंगे, तो ये जानवर भी धरती से मिट जाएंगे। कुछ 10 लाख जानवरों की धरती से मिट जाने की आशंका है। ओके, तो ये चैप्टर, ये वीडियो इतना तक रहने दो। आई विल एंड द चैप्टर इन द लास्ट वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।